नमस्कार, मैं सुखान दिनभर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अधिकारियों को पैसे देने वालों का ही होता है काम। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों के निशाने पर रहे अधिकारी। सिंचाई पानी के साथ डीएपी का संकट, गेहूं की जगह सरसों बुआई की सलाह। आधार विक्रेताओं को उर्वरक की कालाबाजारी नहीं करने की हिदायत। अस्पताल में कोचिंग सेंटर संचालकों को दिए नोटिस, 15 दिन में पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए किया पाबंद। महंगाई का रोना रोका तानाशाह बनी केंद्र सरकार। डीजल व गैस के दामों में बढ़ोतरी व महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की सभा। अब जिला जेल में बंदियों के लिए दीवार के ऊपर से फेंकी शराब से भरी बोतल। जेल प्रशासन एक विचाराधीन बंदी के कब्जे से की बरामद, मुकदमा दर्ज। अब खबरें विस्तार से। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक बुधवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विधायक चौधरी विनोद कुमार, कलेक्टर नतमल डिडेल, जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, उप जिला प्रमुख मुकेश कुमार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक असीजा के अलावा जिला परिषद सदस्य व विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिला परिषद सदस्य पवन कुमार ने कहा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में सरसों फसल की बुआई की जाएगी। जिले का पल्लू इलाका बिरानी क्षेत्र है, वहाँ ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई होती है। 577 किसानों से पैसे भरवा लिए गए हैं। किसी किसान ने जमीन गिरवी रखकर तो किसी ने कर्ज उठाकर पैसों की व्यवस्था की, लेकिन उन्हें कृषि कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। उन किसानों की आवाज को सुनने वाला भी कोई नहीं। अधिकारियों को पैसे देने वालों का ही काम होता है। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की। वहीं जिला परिषद सदस्य प्रवीणा मेघवाल ने कहा कि उनके गांव मिर्जावाली मेर में 4 लेन मार्ग निकाला है जो सूरतगढ़ की तरफ जाता है। 4 लेन में पीछे से 3 किलोमीटर कटाई दी हुई है, लेकिन कर्मचारियों ने 1.5 किलोमीटर कटाई कर 1.5 किलोमीटर दफनाकर उसमें सड़क बना दी। इसकी वजह से वह सड़क ऊंची है। इसके कारण गांव मिर्जावाली मेर का स्कूल, वाटर वर्क, शमशान भूमि, बैंक सहित अन्य सरकारी व निजी कार्यालयों के बरसात के मौसम में डूबने की नौबत आ जाती है। इसके अलावा प्रवीणा मेघवाल ने अपने 20 नंबर जोन की ढाणियों में पानी, बिजली सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने का मुद्दा भी उठाया। उन्हें जिला प्रमुख से मांग की कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्त आदेश दिए जाएं कि वे लोगों को चक्कर कटवाने की बजाय उनकी समस्या का शीघ्र समाधान करें। इसके अलावा हनुमानगढ़ पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़, नूहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील, जिला परिषद सदस्य मनीष कोदारा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं बैठक में रखकर उनके समाधान करने की मांग की। लेकिन वो कहां से पैसे लाए हैं? आप अपनी जमीन गिरवे रखी है। अब जो आगे अक्टूबर का पहला वीक है, इसके अंदर ये सरसों की बुआई होनी है। जो पल्लू इलाका है वो एकदम बिरानी इलाका है, वहां पर ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई होती है। लेकिन जो कृषि कनेक्शन है 577 कोई छोटी संख्या नहीं है। उन लोगों से पैसे जमा करवा लिए गए हैं, लेकिन उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। वहां पर जो पैसे देते हैं उनका ही काम होता है, तो आप उस पर त्वरित कार्रवाई करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन। गांव मिर्जावाली में 4th लाइन निकल रही है जो सूरतगढ़ की तरफ जा रही है, उसमें मेरा गांव मिर्जावाली आता है। उसके लेकर मैंने चर्चा की है यहाँ पे बैठक में। तो उसमें 3 किलोमीटर की कटाई दी हुई है पीछे से। हालांकि कर्मचारियों ने 1.5 किलोमीटर कटाई करके और 1.5 किलोमीटर उसको दफना के उसमें सड़क बना दी। इसकी वजह से वो सड़क ऊंची है। ऊंची वजह मेरा गांव में स्कूल, वाटर वर्क्स, शमशान भूमि, बैंक, हालांकि और सारी जगह उसमें डूब गई है। उसकी वजह से वह पानी की बरसात की वजह से पूरा गांव बिखेरा हुआ है। आप मौके पर जाके दे सकते हैं। तो उसके लेके मैंने मुद्दा उठाया और मेरे 20 नंबर जोन से काफ़ी समस्या है, जैसे पानी की है, ढाणियों में पानी नहीं गई है, बिजली नहीं गई है। उसको लेके मैंने काफ़ी बार उसको कहा है, ये सुनाई नहीं की। इसलिए मैंने कहा है तो इसने बोला ठीक है हम करवा देंगे। हमारे इलाके की समस्याएं, जो पहली समस्या तो जैसे गाँव में खम्भों की है, खम्भे वो उनको साइड में बदलना, तार जो नीचे है लोगों के घरों में तार जो लग रहे हैं उनको साइड में करना, ट्रांसफार्मर गलियों में उनको साइड में करना। दूसरी बात जो वाटर वर्क्स में पानी की सफाई को लेके इसके बारे में बात उठाई। तीसरी जो ये प्रदूषण फैल रहा है हड्डा फैक्ट्री की वजह से, और जो एसटीजी नहर के किनारे केमिकल युक्त गंदा पानी जा रहा है जो कम से कम 100 गाँवों को प्रभावित करता है। वाटर वर्क्स में जो गंदा पानी जा रहा है उसकी वजह से दुनिया भर की बीमारियाँ फैल रही हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारियाँ हो रही है। तीसरी जो सरकारी स्कूल हैं उनमें चपरासियों की बहुत कमी खलती है। लाखों रुपए के वहाँ पे कंप्यूटर संस्थान है जो रात को चोरी भी हो जाते हैं, पर वहाँ पे रात को कर्मचारी नहीं, उसकी वजह से आज चपरासी की भी हमने यहाँ पे मांग की। और जो किसान भाई हमारे काफ़ी टाइम से वो आंदोलनरत है, किसान हमारे जो साथी हैं सड़कों पर बैठे हैं, उनकी भी हमने बात रखी। वहाँ पर उनकी मांगों को काले कानून के विरोध करें। सारे सदस्यगण हमने विरोध प्रस्ताव भी दिया है। आज जिला परिषद की सभा हुई और जिला परिषद बनने के बाद मैं दूसरी मीटिंग हुई, तो मैं सारा हमारा प्रधान, डायरेक्टर साहबान
अधिकारी आया तो बहुत ही अच्छा वातावरण में मीटिंग हुई। जितनी भी समस्या है बात सारा एक एक करके डायरेक्टर प्रधान रखी। पिछली मीटिंग में भी जितनी समस्या रखी वहाँ समाधान करेगा। अब और कोई जितनी समस्या है और एक नए आगे आने वाला अभियान है जो कि 2 तारीख को गाँव में भी और शहर में इनमें सरकार काफी रहता करी है और जगह अधिकारी बढ़ जाओगे मैंने एक्स्ट्रा पावर भी दिया। खातों तकसीम कराने की बात है, पट्टो देने की बात है कि मकान को अगर सड़क में पट्टो नहीं है हमारा कोई मतलब को ना फिर लोन ले इसको ना मकान के ऊपर पीछे लगा तो जब तक आपकी जगह नहीं बनी फिर तो खर्च को नहीं कर सकते। और रास्ते का झगड़ा है और जो भी छोटी मोटी समस्या है वह गाँव में आलो चाहिए और पट्टो मिल जाना मालिक बन जाना साहब बहुत बड़ी बात है क्योंकि अधिकारी जागे करेगा। तो शहर में भी 2 अक्टूबर चालू होना रहा गाँव में अंदर भी 2 अक्टूबर होने दी को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा था स्कीमा आई है। शहर के माँ भी जगह पता देने की बात है। जगह आज सालों 20-20 साल लोग बैठे हैं जगह में कोई पता को नहीं मैं मालिक बन जाएगा। तो अब मैं समझूँ कि सरकार ये स्कीम है अपने कारण मिलकर फायदा उठाना चाहिए। पोषण वाटिका प्रशिक्षण एवं बीज किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को जंक्शन स्थित आत्मा परियोजना कार्यालय कृषि विभाग में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हनुमानगढ़ उपखंड की उन 50 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया जिनके आंगनबाड़ी केंद्रों में जगह उपलब्ध है। इन कार्यकर्ताओं को 10 प्रमुख सब्जियों के बीज निःशुल्क वितरित किए गए। साथ ही उन्होंने इस बारे में प्रशिक्षण दिया गया कि किस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका का विकास किया जा सकता है। कार्यक्रम में मौजूद जिला कलेक्टर नतमणि डील ने कहा कि पोषण माह कार्यक्रम आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ हटकर पोषण की महत्ता को समझे। दैनिक क्रियाकलापों के आधार पर क्या परिवर्तन कर सकते हैं उसके आधार पर अपनी जीवन शैली को बदले। अपने आस पड़ोस में मुख्य सब्जियों में शामिल पालक, मेथी सहित अन्य कम स्थान पर अच्छे तरीके से उगाई जा सकती है। उसे अपने खानपान का अंग बनाए ताकि हमें पोषण के सभी तत्व मिल सके। कार्यक्रम में कृषि विभाग के उप निदेशक दानाराम गोदारा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। में आत्मा परियोजना के माध्यम से आपको अच्छी गुणवत्ता के किचन गार्डन के बीज जो है वो उपलब्ध हैं। तकनीकी समर्थन के लिए इस प्रशिक्षण के माध्यम से आपको तकनीकी जानकारी दी जाएगी। हमारा ये प्रयास रहेगा कि इससे पोषण वाटिका में कम से कम रासायनों का प्रयोग हो। जहाँ तक हो सके हम जैविक खाद तथा जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें ताकि किसी प्रकार के रेजिडुअल की आशंका न रहे। पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस पोषण माह के अंतर्गत जो मेन हम लोग जानते हैं कि मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों को पोषण के बारे में जानकारी दें। जैसा आप सब जानते हैं कि पोषण की आज की डेट में कोई कमी नहीं है, बट उसका सही ढंग से इंटेक यानी लेना, उसको खाना और किस तरीके से उनको उगाया जाना है ये बहुत जरूरी है। पोषण अभियान की जो मुख्य थीम ये है कि हम लोग ना केवल आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये पोषण बनाएं, पोषण वाटिकाएं बनाएं, ना स्कूलों में, बल्कि घर घर में पोषण वाटिका होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पुराने समय में हमारे गाँव में, घरों में पीछे की तरफ घर के बैक साइड में जनरली कोई बेल हुआ करती थी, उसमें जाए अपने घर की जरूरतों के लिए सब्जी वगैरह ले, और उसमें आप खुद जानते हैं कि हमारे गांव की ही खाद का उपयोग किया जाता था और पानी जो हमारे यहाँ पे वेस्ट पानी है उसका हम लोग निस्तारण उसमें करते थे। तो इस आप लोगों को ये मत सोचें कि केवल पोषण वाटिका डेवलप करनी है, आपको अपने यहाँ तो डेवलप करनी है। एक सिंबॉलिक है, आप ये लोगों को मैसेज दें कि देखो हमने आंगनबाड़ी के अंदर पोषण वाटिका बनाई है, सभी लोगों को घर घर में बनानी है। ये मैसेज ये ना सोचे कि केवल एक स्कूल में डेवलप करनी या आंगनबाड़ी में डेवलप करनी, आपको मैसेज देना घर घर तक। सितंबर को पोषण माह के रूप में समर्पित करने के पीछे राज्य सरकार की, भारत सरकार की मंशा है कि आम आदमी अपनी रोजी रोटी कमाने के चक्कर में पोषण जैसी महत्वपूर्ण चीज को साइडलाइन कर देता है, इतना ध्यान नहीं देता। कोई भी दिवस मनाते हैं, कोई भी सप्ताह, पखवाड़ा, महीना, इसका उद्देश्य ये होता है कि हम भाग दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा सा समय निकाल करके इस बात का ध्यान।
ग्रामीण परिवेश में पहले एक समय था जब शुद्धता बहुत अच्छे स्तर की थी, अपना घर का दूध घी, जो लोगों का अपना खाना है वो खुद के खेत का खाना, और पशुओं का भी जो खाना था वो भी ठीक था। इसलिए हर चीज, हर साइकिल हमारे लिए शुद्ध था। लेकिन समय के साथ में पशुओं को जो खिलाया जाने वाला खाना है वो दूषित आने लगा, उसमें मिलावट आने लगी। हमारा जो खाना है, तेल जिसका खाते हैं हम लोग, उसमें मिलावट होने लगी। हमारे लिए बाजरा, गेहूं, उसमें पेस्टिसाइड छिड़के जाने लगे, और पीने के पानी में विभिन्न प्रकार का इंडस्ट्रियल केमिकल या कुछ अशुद्धियां। हमारी आंगनवाड़ी और हमारा स्वास्थ्य केंद्र, ये दो जितने मजबूत होंगे, इनमें जो काम करने वाली हमारी कर्मठ कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा और एएनएम, ये 4 महिलाओं की जो जोड़ी है, ये किसी भी समाज की दिशा और दशा बदल सकती है। आज हनुमानगढ़ जिले में पोषण माह के तहत उपखंड हनुमानगढ़ की लगभग 50 उन कार्यकर्ताओं को बुलाया गया जिनके आंगनवाड़ियों में जगह उपलब्ध है। उनको नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च और फाउंडेशन की तरफ से जो बीज हैं, 10 प्रमुख सब्जियां हैं, उनके बीज निःशुल्क रूप से पीडी आत्मा की तरफ से वितरित किए जा रहे हैं, और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस प्रकार हम आंगनवाड़ियों में पोषण वाटिकाओं का विकास कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य ध्येय ये है कि हर व्यक्ति अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा हटके पोषण के इम्पोर्टेंस को समझे और दैनिक क्रियाकलापों में क्या अपन परिवर्तन कर सकते हैं उसके आधार पर अपनी जीवन शैली को बदलें। और आड़ोस पड़ोस में ये जो मुख्य सब्जियां पालक, मेथी और प्याज जैसे हैं, ये कम स्थान पर अच्छी तरीके से हो सकती है, उसको अपने खान पान का अंग बनाए ताकि पोषण के सभी तत्व हमें मिल सके। ये एग्रीकल्चर के द्वारा हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है पौष्टिक, जैसे पोषण माह चल रहा है तो इनको ऐसे पौधे लगाने के लिए दे रहे हैं, बीज और सब्जियां, जिससे पोषण ज्यादा से ज्यादा बढ़े। इसलिए हमारे जो कार्यकर्ता है ये वो अपने आंगनबाड़ी पे, अपने घरों में, आस पड़ोस में ये बताएंगी कि अपने किस तरह के वृक्ष लगाने चाहिए जिनसे अपने को अच्छे फल मिले, सब्जियां मिले और ऑर्गेनिक हो, यानी खाद वगैरह उसमें कुछ भी ना हो, इस तरह की जानकारी दी जा रही है। और हमारी कार्यकर्ता 50 के लगभग आई है और वो समझ रही है, उन्हें बीज भी वितरण किए जाएंगे और वो ले जाकर ये जानकारी देंगी। जंक्शन स्थित आत्मा परियोजना कार्यालय कृषि विभाग में बुधवार को जिले भर के आदान विक्रेताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौजूद कलेक्टर नतमली रेलवे कृषि विभाग के उप निदेशक दानाराम कोदारा ने आगामी दिनों में डीएपी खाद की कमी रहने की संभावनाओं के चलते किसी भी प्रकार की कालाबाजारी नहीं करने और व्यवस्था बनाने में विभाग व प्रशासन का सहयोग करने की बात कही। जिला कलेक्टर डीडीएल ने कहा कि वर्तमान में डीएपी की सप्लाई बेहतर तरीके से नहीं हो रही। ऐसे में आदान विक्रेता भी किसान से समझाएं कि वे उन फसलों की बुआई को प्राथमिकता दें जो कम पानी में उग सकती हैं। खाद में डीएपी के स्थान पर एसएसपी का इस्तेमाल करें जो फायदेमंद भी है और कम खर्चे में अधिक उत्पादन का काम करती है। कलेक्टर ने फर्टिलाइजर उत्पादकों को भी किसी भी प्रकार की कालाबाजारी नहीं करने की बात कही। कृषि विभाग के उप निदेशक दानाराम कोदारा ने बताया कि हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान जिला है। यहाँ बड़े क्षेत्र में खेती की जाती है। रबी के सीजन में करीब 7 लाख हेक्टेयर में बुआई होगी। इस 7 लाख हेक्टेयर की बुआई में से 2,30,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई होती है। करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच सरसों की बुआई होती है। गेहूं की फसल में विशेष तौर पर बड़ी मात्रा में उर्वरक की जरूरत होती है, उसमें भी डीएपी उर्वरक की बहुत ज्यादा मांग रहती है। उन्होंने बताया कि इस साल मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि शायद डीएपी की कमी रह सकती है। हालांकि ये अलग बात है कि इस बार नहरों में पानी नहीं है। करीब 6 बारियां भाखड़ा सिस्टम की चलेंगी जो दिसंबर तक चलाए जाने का प्लान है। इसी प्रकार आईजीएनपी में सिर्फ 3 बारियां चलेंगी, वह भी दिसंबर तक चलेंगी। उन्होंने बताया कि जिले में बड़े स्तर पर डीएपी की मांग रहती है। इस मांग की पूर्ति के लिए 2 तरह से विभाग की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। पहला ये कि डीएपी की जगह सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें जो तुलनात्मक रूप से यूरिया के साथ मिलाकर उपयोग करेंगे तो इस पर खर्च भी कम आता है। दूसरा तरीका ये कि किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि पानी की उपलब्धता भी कम है, इसलिए वे गेहूं की बिजाई नहीं करें क्योंकि गेहूं में मार्च माह तक पानी की जरूरत होगी। माह में 1 बारी लें या 2 दिसंबर के कैनाल सिस्टम चलाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे हालात में यदि गेहूं की बुआई करेंगे तो पानी नहीं मिल पाएगा। यदि किसान के पास स्वयं ट्यूबवेल सहित अन्य संसाधन है तो वह खुद के खाने के लिए गेहूं पैदा कर ले। बड़े क्षेत्र में वह सरसों की बुआई करे।
वर्तमान परिस्थितियों में सरसों के दाम भी अच्छे हैं, सरसों बेचने में भी किसानों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर की मौजूदगी में जिले भर के आदन विक्रेताओं व उनके मंडी वाइज अध्यक्षों की बैठक ली गई। फर्टिलाइजर का उत्पादन करने वाली कंपनियों को भी कुछ दिन पहले मीटिंग ली गई थी। इस व्यवस्था का में उनका सहयोग मांगा गया है। कंपनियों से जिले में अधिकतम डीएपी या एसएसपी को उपलब्ध करवाने को कहा गया है। वहीं डिस्ट्रीब्यूटर व डीलर से आग्रह किया गया है कि वे किसी भी तरह से कालाबाजारी न करें और व्यवस्था बनाने में विभाग और प्रशासन का सहयोग करें। बैठक में जिले भर के आदान विक्रेता व उनके यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इनको है कि यदि हमें डीएपी नहीं मिलता तो हम सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया का कॉम्बिनेशन करके और उस डीएपी को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ये इसमें भी दिया सर। अपन ने कहा है कि एसएसपी जो है सिंगल सुपर फास्फेट उसमें 16% फास्फोरस होता है सर, और डीएपी जो डायमोनियम फास्फेट है उसमें 46% फास्फोरस होता है। तो हालांकि डोज उसकी 3 गुनी हो जाएगी एसएसपी की, लेकिन रेट उसका बहुत कम है। तो रेट के हिसाब से कंपेरेटिवली उसमें यूरिया मिला करके अपन देंगे तो रेट उसको कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन फिर सिंगल सुपर फास्फेट उससे 3 गुना चाहिए। पिछले साल जो मिला था उससे 3 गुना चाहिए। तो सब कंपनीज को हम बार बार अभी 5-7 दिन पहले भी सबसे निवेदन किया था। और एक तो ये हमारा अपने इनसे प्रयास करें। दूसरा ये है कि सर पंजाब में अभी इलेक्शन भी है, शॉर्टेज हो सकती है। पिछले साल भी सर हमारे साथ ये हुआ, जब किसान आंदोलन चला तो सीजन के अंदर गेहूं के सीजन में यूरिया की शॉर्टेज होगी सर। एनएफएल का जो प्लांट रखेगा वो फार्मर्स ने रोक लिया, वहाँ का ट्रांसपोर्ट रोक लिया। तो पंजाब में बड़े लेवल पर शॉर्टेज होगी सर। तो वहाँ से सारे लोग जो हैं, क्योंकि यूरिया की रिक्वायरमेंट वहाँ बहुत ज़्यादा है पंजाब में, तो सारे लोग संगरिया, सादुल शहर, हनुमानगढ़, पीली बंगाल, टीपी, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से फार्मर आगे घंटों लेके गए। तो सर कलेक्टर साहब फिर यहाँ पधारे थे, जाकर साहब एसपी साहब यहाँ पधारे थे, इन सबको फिर बुलाया था और इनसे निवेदन किया था कि आप कोई भी पंजाब के फार्मर को आप हालांकि 2-3 दिन हमें फेस करना पड़ा सर, पुलिस स्टेशन में और थाने में, संगरिया में, टीपी में, पुलिस ने बड़ा सहयोग किया। लेकिन अल्टीमेटली हम सब लोग होता क्या सर उसमें कि फार्मर आ गया, नुकेरा का आगे कहता है मुझे यूरिया चाहिए, वो अपना आधार लेके आता है सर। आजकल पोस्ट वाला सिस्टम है, तो अब हमारे पास कोई तरीका नहीं रहता कि हम उसको देंगे, हम तो आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो जाना पंजाब होता है या हरियाणा होता है, लेकिन फार्मर यहाँ होता है। पर इन लोगों के सबको रिलेशन होता है सर, इनका नेटवर्क है। साथ ही डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के साथ में जिले के सभी जो हमारे प्रतिष्ठित और विभिन्न कंपनियों के फर्टिलाइजर के उत्पादक, सपोर्टर, सप्लायर और डीलर्स हैं, इनकी भी एक बैठक की गई। क्योंकि यदि डीएपी की स्थिति थोड़ी सी सप्लाई जो है उतनी अच्छी तरीके से हमें प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसका सभी किसानों से भी हम यही आग्रह कर रहे हैं कि पहले तो उन फसलों को बोए जो कम पानी में उग सकती है, जैसे गेहूं की जगह सरसों को करें, और खाद में डीएपी के स्थान पर जो एसएसपी है उसका उपयोग करें, जो फायदेमंद भी है और कम खर्चे में अधिक उत्पादन का कार्य करती है। तो उस संबंध में एक मीटिंग आयोजित की गई ताकि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी नहीं करें, हम लोग समय समय पर सप्लाई कर सके, किसानों को जागरूक कर सके। इसी के मद्देनजर एक अच्छी मीटिंग आयोजन किया गया और सभी लोगों ने सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया। जैसा सबको विदित है कि हनुमानगढ़ जिला हमारा कृषि प्रधान जिला है और यहाँ बड़े क्षेत्र में खेती की जाती है, जो लगभग रबी के सीजन में 7 लाख हेक्टेयर में बुआई होगी। और इस 7 लाख हेक्टेयर की बुआई में से 2,30,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई होती है, लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में सरसों की बुआई होती है, और यदि बरसात होती है तो लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास चने की बुआई होती है। इसमें विशेष तौर से जो गेहूं की फसल है उसमें बड़ी मात्रा में उर्वरक चाहिए और उसमें भी डीएपी उर्वरक की बहुत ज्यादा मांग रहती है। इस साल जैसा कि हमें मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं, शायद डीएपी की कमी रह सकती है। हालांकि एक अलग बात है कि इस बार नहरों में पानी नहीं है, लगभग 6 बारियां जो है वो बाखड़ा सिस्टम की चलेगी, जो दिसंबर तक उनका प्लान है। इसी तरह से आईजीएनपी में सिर्फ 3 बारियां आएगी जो भी दिसंबर तक चलेगी। तो बड़े स्तर पे जो है वो जिले में डीएपी की मांग रहती है। तो हम 2 तरह से इस मांग की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक प्रयास तो ये है कि हम डीएपी की जगह सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करें, जो तुलनात्मक रूप से यूरिया के साथ मिलाकर के यदि हम उपयोग करेंगे तो इसकी कॉस्ट भी कम आती है। दूसरा तरीका ये है कि हम किसानों को ये भी सलाह दे रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप, क्योंकि पानी की उपलब्धता नहीं है, तो आप गेहूं की बिजाई नहीं करें। गेहूं में मार्च तक पानी चाहिएगा। हमारा जो कैनाल सिस्टम है वो दिसंबर के बाद चलने वाला नहीं है, चाहे महीने में 1 बारी लें या महीने में 2 बारी लें,
दिसंबर के बाद में कोई भी सिस्टम चलने की स्थिति में नहीं है। तो यदि हम गेहूं की बुआई करेंगे तो उसको पानी नहीं मिलना है। डॉक्टर धनराम जी की सानिध्य में फर्टिलाइजर के वितरण के बारे में एक कार्यशाला हुई, जिसमें सभी हनुमानगढ़ जिले के डीलर्स बंधुओं की ओर से हमने ये आश्वासन दिया जिलाधीश महोदय को, डिप्टी डायरेक्टर्स को, जो वितरण व्यवस्था है वो हम सुदृढ़ रखेंगे और जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसका प्रयोग करते हुए हमेशा की तरह हनुमानगढ़ जिले में फर्टिलाइजर की कमी नहीं आने देंगे। कलेक्टर नथमल डिडेल के निर्देशानुसार हरकत में आई यातायात पुलिस की ओर से शहर के मुख्य मार्गों पर संचालित निजी अस्पतालों व कोचिंग सेंटर्स के संचालकों को नोटिस देकर पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए पाबंद किया जा रहा है। अस्पताल व कोचिंग सेंटर संचालकों को 15 दिन में पार्किंग की व्यवस्था नहीं करने के लिए वाहन सीज करने की चेतावनी दी जा रही है। इसी क्रम में यातायात प्रभारी अनिल चिंदा की ओर से बुधवार को टाउन में जंक्शन रोड पर स्थित निजी अस्पतालों के संचालकों को नोटिस देकर निर्देशों की पालना के लिए पाबंद किया गया। इस मौके पर यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि जिला कलेक्टर की ओर से 2 दिन पहले ली गई बैठक में मुख्य मार्गों के किनारे संचालित हॉस्पिटलों व कोचिंग सेंटर्स को खुद की पार्किंग बनाने के निर्देश दिए गए थे, क्योंकि अक्सर देखा गया कि अस्पताल या कोचिंग सेंटर्स में आने वाले लोग वाहनों पर सड़क पर ही वाहन खड़ा कर देते हैं। इससे आवागमन तो बाधित होता ही है, दुर्घटना होने की भी आशंका रहती है। आवागमन बाधित न हो व दुर्घटना से भी बचाव हो, इसके लिए टाउन में जंक्शन रोड व जंक्शन में राजीव चौक से श्री गंगानगर रोड पर स्थित निजी अस्पताल और कोचिंग सेंटर संचालकों को नोटिस देकर 15 दिन का समय दिया गया है कि वे वाहन खड़े करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था अपने स्तर पर कर लें। अस्पताल संचालक व कोचिंग सेंटर से आग्रह भी किया जा रहा है कि वे छोटे व बड़े वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था करें। यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि दीपावली त्योहार के मद्देनजर भी यातायात विभाग की ओर से एक प्लान तैयार किया जा रहा है, ताकि शहर में आने वाले आम आदमी को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि दीपावली त्योहार के मद्देनजर होने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस की ओर से हर साल पार्किंग के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले कलेक्टर में आयोजित बिजली, पानी, मौसमी बीमारियों समेत विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर नथमल डिडेल ने नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पतालों, कोचिंग सेंटर्स को खुद की पार्किंग बनाने के निर्देश दिए थे। 15 दिन बाद अगर नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर्स के बाहर सड़कों पर वाहन खड़े मिले तो उन्हें ट्रैफिक विभाग की ओर से सीज करने के निर्देश मिले हैं। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में यातायात शाखा द्वारा अभी हाल ही में मीटिंग ली गई थी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा, कि उसमें यह तय किया गया था कि जो हॉस्पिटल हैं उनके आगे कोई पार्किंग भी नहीं है और जो गाड़ी लेके आ रहा है, वाहन लेके आ रहा है, वो अक्सर सड़क पर खड़ा कर देते हैं। इस चीज के देखते हुए कि किसी को व्यवधान पैदा नहीं हो, परेशानी होती है आम नागरिक को, तो इस चीज को देखते हुए आज यातायात पुलिस की तरफ से जितने भी हॉस्पिटल हैं टाउन से लेकर और जंक्शन तक सभी को हमने अपनी तरफ से एक नोटिस दिया गया है। इसमें 15 दिन का टाइम दिया है और परपूरी तौर पे डॉक्टर जो भी प्रभारी हैं वहाँ के उनको निवेदन किया गया है कि आप लोग जो भी वाहन आपके यहाँ जो पेशेंट को लेकर आते हैं तो वाहन के लिए के अलग से जगह सुनिश्चित की जाए ताकि आम नागरिक को परेशानी नहीं हो। और उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि हम जो भी है पार्किंग के लिए अलग से व्यवस्था कर रहे हैं और जो छोटे साधन हैं उसके लिए अलग से कर रहे हैं। आत्महत्या करने के लिए विवाहिता को दुष्प्रेरित करने के मामले में नामजद आरोपी पति को और कुछ अन्य जनों के साथ मिलकर मृतका के पीहर पहुंच पीहर पक्ष के लोगों को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर चकहरीपुरा के ग्रामीणों ने बुधवार को एसपी के नाम पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। हमारी लड़की को 20 तारीख को रात को मीठी सुरेरा में मीठीपुरे गांव के अंदर 17 पिलाकर मार दी गई
और मुलजिमों के खिलाफ कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं है। हमने FIR दर्ज कराई, कुछ भी पुलिस एक्शन नहीं ले रही है और वो बार बार हमें धमकी दे रहे हैं कि हम आपको भी मारेंगे, दबाव बना रहे हैं, आप राजीपा करो। रात 8:12 पर हनुमान, राजेश, चुनीलाल हमारे घर पे आए। हनुमान ने पहले फोन किया कि आप बाहर नहीं सरो, कहाँ पे हो। हम सब घर से छोड़कर भाग गए और हनुमान जो बाहर खड़ा है पिस्तौल हाथ में है कि हम सबको मारूंगा, मेरे मामों की ताकत है और हमारे पास राजनीतिक बल भी है, पैसे भी है, सब कुछ है और हमारा कुछ भी बिगड़ नहीं देते। हम आपको किसी को भी, आपके परिवार के 150 सदस्य है, सबको हम मारेंगे। और रात वो मारने के लिए आ गया। इसलिए हम पुलिस से वहाँ भी निवेदन कर रहे हैं, यहाँ भी निवेदन कर रहे हैं, बार बार हमारी जान माल की रक्षा की जाए और जल्दी से जल्दी मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। और जितनी भी सामाजिक संस्था है जो हिंदुस्तान के प्रत्येक भाई बहन है, किसी भी बच्चों के माँ के सिर से साया नहीं जाए, उनको दंड मिले अपराधियों को, ऐसे अपराधियों के खिलाफ है जो कार्रवाई की जाए तो हमारे वो साथ में आए। हम सबसे ये अनुरोध करते हैं कि वो हमारा साथ दें, सच्चाई का साथ दें। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। हमारी बेटी को मार दिया गया और हमें वो मारने के लिए घर पे आ रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। और 8:15 बजे हमने, हमारे पास पुलिस वालों का नंबर नहीं था, परो सरपंच को फोन किया, रामकुमार जी को फोन किया, फिर पूर्व सरपंच पति को फोन किया कि आप फोन करो। उन्होंने पुलिस चौकी में घंटी की, कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। फिर हमने 181 पर फोन किया, 100 नंबर पर फोन किया। 11:15 बजे पुलिस आती है। पुलिस हमको धमकी मारती है कि वो तो आपके पास आए नहीं, आप झूठ बोलते। हमने कहा आपको क्या पता, आप कोई भगवान थोड़ी हो। पेट्रोल, डीजल व गैस के दामों में बढ़ोतरी, महंगाई व केंद्र सरकार की 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व घोषणा अनुसार बुधवार को टाउन स्थित इंदिरा चौक पर सभा का आयोजन किया गया। सभा में काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी गई सरकार का दायित्व होता है कि वह जनता के हित में फैसले ले, परंतु केंद्र सरकार पूंजीपतियों के फायदे के फैसले लेकर जनता के साथ कुठाराघात कर रही है और गरीब के घर चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। वक्ताओं का कहना था कि केंद्र की मोदी सरकार सत्ता हासिल कर महंगाई का रोना रोकर तानाशाही बन गई है। आज जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, इससे महंगाई और बढ़ गई है। आने वाले चुनावों में इस सरकार को उखाड़ने के लिए हमें सड़कों पर उतरना होगा। विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार से जुड़े लोग खुद के विपक्ष में होने के समय पेट्रोल डीजल के दामों में 25 पैसे की मूल्य वृद्धि होने पर संसद का घेराव कर लेती थी। अब जब अपने हक के लिए किसान 1 वर्ष से धरने पर बैठा है तो सरकार उनसे बातचीत को तैयार नहीं। आज महंगाई में आम आदमी, मजदूर, किसान, व्यापारी वर्ग पिसता जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार को ध्यान सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की तरफ है। कृषि कानूनों पर चौधरी ने कहा कि जब किसान कहता है कि उसे फायदा नहीं चाहिए तो सरकार क्यों जिद पलट गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ एक ही कार्य है कि प्रदेशों में चुनी गई सरकारों को कैसे गिराया जाए, लेकिन हमें मिलकर आने वाले समय में इस जन विरोधी सरकार का डटकर मुकाबला करना है। सभा को जिला प्रमुख कविता मेघवाल, कृषि उपज मंडी समिति टाउन के अध्यक्ष अमर सिहाग, पंचायत समिति के पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, जयदेव भिड़ासरा, निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष व पार्षद तरुण विजय, महिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष प्रवीणा मेघवाल, गुरमीत सिंह चंद्रा व कृष्ण नेहरा आदि ने संबोधित किया। शर्म ही कोनी बिल्कुल भी, बिल्कुल तानाशाही बन के वो काम कर लाग रहे थे बहुत ही देश के खातर। और अब मैं तो कहने लग रही हूँ संविधान ने भी आपने पूरा कतरो ही बात को तो अपन सारा की जिम्मेवारी बनाए तो आप ज्यादा संख्या में हर एक आदमी ने बता के हर एक चीज को आगे विरोध करके जब तक आप पुरजोर विरोध नहीं करांगा, हरियाणा, पंजाब और लगभग मेरे ख्याल में पश्चिमी यूपी और आधा राजस्थान में तो बढ़नी कौन देख रही कोई की प्रकार हो बिल्कुल बाइकाट कर रखे है। जगह 3 काला कानून बने हैं, मर्जिया भी तो व्यापारी कट्ठो कर सके, मर्जिया बिन भाव बेच के सेब साव सारा डानी डूनी ले गए भैया, बीबर नाम लिख ला रहे वो बड़ा कर करके और 200 रुपये किलो बेचन ला रहे। आज जो किसान पैदा कर ला रहे बिन कोई बिन उचित मूल्य कौन मिल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, कभी ज्यादा मिल जाए कभी कम मिल जाए। पानी 2-3 है जिन्होंने पहले एडवांस में गोडाउन भी बना लिए। ऐसी पिक्चरें भी सोशल मीडिया पे आई है जो इन्होंने बड़े बड़े गोडाउन अनाज भरने के लिए बनाए हैं। पहले खाद्य सुरक्षा अधिनियम था कि उसके तहत कोई 200 क्विंटल या 500 क्विंटल 1000 क्विंटल से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकता था ताकि मार्केट के अंदर अनाज रहे। अब वो खाद्य सुरक्षा कानून के अंदर जो संशोधन किया है, कोई कितना भी स्टॉक कर सकता है, तो उसके अंदर कोई छोटा व्यापारी तो वो स्टॉक कर नहीं पाएगा। स्टॉक कौन करेगा? इनके जो पूंजीपति जिनसे धंधा लेते हैं, जिनसे ये सरकार चला रहे हैं, वो पहले स्टॉक करेंगे। जैसा जयदेव जी ने बताया कि किसानों से तो पहले खरीद लेंगे और बाद में जो है
स्टॉक करने के बाद में महंगे दामों पे उससे किसानों को भी नुकसान होगा और उपभोक्ता को भी नुकसान होगा। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री डोटासरा जी के नेतृत्व में और उनके आदेश पर सारे राजस्थान के अंदर कांग्रेस जनों ने धरना प्रदर्शन किया है। आज यहाँ पर हनुमानगढ़ में इंदिरा चौक पर हम सब कांग्रेस जन एकत्रित हुए हैं। जो केंद्र सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं, उनके खिलाफ हमने आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। और मैं केंद्र सरकार को, हम गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करने वाले हैं कांग्रेस जन। हमारा यही कहना है कि जो अगर किसानों को ऐसे कानून नहीं चाहिए तो बनाने की जरूरत क्या है। आप किसानों से बातचीत करिए, उनसे वार्ता करिए, उनसे पूछिए कि अगर आपको क्या चाहते हो, अगर ये नहीं चाहते तो क्या चाहते हो, तो उसके अंदर कानून बनाइए, बात खत्म। कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जो ये बढ़ती हुई महंगाई है, चाहे तेल, गैस, रसोई गैस के दाम है, तेल है, डीजल है, पेट्रोल है और हर प्रकार की जो महंगाई है, इसके विरोध के अंदर और जो 3 काले कानून किसानों पर थोपे जा रहे हैं, उन कानूनों के विरोध के अंदर आज हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था। सभी कांग्रेस जन यहाँ पर आए हुए थे और सभी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि जब तक ये सरकार इस महंगाई को और काले कानूनों को वापस नहीं लेती, हम इसी प्रकार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। असामाजिक तत्वों से परेशान गांव रामसरा और 19 SSW के ग्रामीण बुधवार को टाउन पुलिस थाना प्रभारी के पास पहुंचे और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों की अगुवाई कर रहे सुनिधि शर्मा ने कहा कि गांव रामसरा और 19 SSW के बीच कुछ शरारती तत्व सक्रिय हैं, जो आने जाने वालों के साथ मारपीट और छीना झपटी करते हैं। वे अब तक कुछ जनों को घायल भी कर चुके हैं। मारपीट कर मोबाइल फोन, नकदी सहित अन्य कीमती सामान छीन लेते हैं। उन्होंने बताया कि गांव रामसरा व 19 SSW के बीच का इलाका वीरान है। असामाजिक तत्व रात्रि को नहर के किनारे बैठे रहते हैं, नशा भी करते हैं और कोई भी दोपहिया चालक या राहगीर वहां से गुजरता है तो उसको घेरकर मारपीट कर छीना झपटी की जाती है। इन दिनों इस तरह की करीब आधा दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने थाना प्रभारी से मांग की कि पुलिस की गश्त व्यवस्था प्रभावी की जाए, साथ ही इन असामाजिक तत्वों का पता लगाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो परेशान ग्रामीण पुलिस थाना के समक्ष धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। गत 1-2 दिन पहले की बात है, हमारे रामसरा ग्राम पंचायत में क्षेत्र में 19 SSW गाँव पड़ता है। तो आदराम जी मंगड़ाव है, उनका लड़का है, वो शाम को करीब 9:30 10 की बात है, तो अपने घर पे जा रहा था हनुमानगढ़ टाउन से। तो रास्ते में उसके साथ 2-3 जनों ने मारपीट भी की, उसे खोस के भी ले गए और लड़के के गंभीर चोटें आई है और हॉस्पिटल में दाखिल है। और CI साहब को अवगत कराने के लिए आए थे भी कल भी जो हुआ है और आज रात कल रात भी है, परसों रात भी हुआ है। 2-3 दिन लगातार ये चांस हो रहे हैं सड़कों के ऊपर। ये पता नहीं कौन नशेड़ी है, कौन है, तो इनको लगाम लगाने के लिए CI साहब को अवगत कराने के लिए आए थे भी आप इस मैटर पे आप थोड़ा गौर करो और आप संरक्षक बनो हमारे। तो इस तरह की बातों पे लगाम लगे। वर्मा अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है, वो रात को घर जा रहा था 9-10 बजे, तो वहाँ कई लुटेरे थे, उन्होंने उसको पीटा, उसका हाथ तोड़ दिया गया, सिर में चोटें उसमें एडमिट। तो ये बदमाश लोग, प्रवृत्ति लोग हैं, नशा करके इन्हीं को CI साहब से हम अवगत कराने आए थे सभी मिलकर गाँव वासी, भाई उनको चोरों को जल्दी से जल्दी लुटेरों में पकड़ा जाए, गाँव में शांति पूर्वक। बस 4 साल पहले होता था ये धंधा, तो उनके पुलिस प्रशासन ने खूब हमारा सहयोग किया, उसके बाद ये बंद हो गया था। अब लगातार 4 दिन से हो रहा है। शुक्रवार तो होने लगे, उनके जल्दी से तफ्तीश कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, वो जैसे कैमरे खंगवाल रहे हैं, तो उनसे जल्दी जल्दी बड़े अधिकारियों से अवगत कराएंगे। फिर भी नहीं तो फिर आंदोलन करेंगे। अकेली रहने वाली बुजुर्ग विधवा महिला ने बुधवार को SP के नाम पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंप कुछ जनों पर मारपीट व गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। साथ ही विधवा का आरोप था कि शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जानकारी के अनुसार 80 वर्षीय मंजीत कौर पत्नी आचार्य सिंह निवासी वार्ड नंबर 24 टाउन ने बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है। उसकी 4 बेटियां हैं जो शादीशुदा हैं और यहाँ से काफी दूर रहती हैं। उसका कोई बेटा नहीं, वह घर पर अकेली रहती है। SP साहब दे पहली थाने च दरखास्त लाई है, मेरे को न्याय नहीं कोई होया। फिर मैं SP साहब दे लाई है, मेरे को न्याय नहीं मिला। वो आदमी लेके उधर सरपंचा को लेके थाने में जा पहुंचते हैं, मेरे को कोई सुनवाई नहीं करता, कोई मेरी कुछ नहीं है, मेरे बेटा नहीं है, मेरे आदमी नहीं है।
मैं एसपी साहब का आसरा लिया, मेरा कोई फायदा नहीं होया। मैंने दरखास्त, मेरे मारपीट हुई है, मेरे गली वाले पड़ोस वाले ने मारपीट करी है और मेरा दर्द नहीं कोई समझ रहा। कोई भी बात नहीं, ऐसे ही इन्होंने कई दिनों से मेरे अकेली बैठी हूँ। पहली मेरी बच्ची इतने जॉब करती सी, वो लड़का उस बच्ची नू जॉब नहीं सी करने देता सतीपुरे बिजली दफ्तर में। फिर मैं इनको गाल गलोचा या कैसे करके भी मैं इनको रोकन की थम दी कोशिश करी, ये नहीं रुके। उन्होंने मेरा विवाद इन्हां नाल वध रहा, घट नहीं रहा। हुण इन्होंने वो करिया कि मैं थाने गई, इन्होंने मेरे को गाल गलोचा कराया इस लड़के ने। मैं थाने जाकर रिपोर्ट करी और थाने जो मैं वापस आई मैनू डिकन लग रहे सी। इन्होंने कई जाने ने, एक ज्योति है, एक डोली है, एक मुंडा हैगा लुहाना दा गग्गू, एक दी भैन, इन्होंने मैनू फड़ लिया रात फिर इन्होंने मेरे ते मारपीट करी। मैं अकेली हूँ घर में। दीवार के ऊपर से आपत्तिजनक सामग्री पहुंचाने के चलते पिछले कई सालों से सुर्खियों में रहने वाली जिला जेल एक बार फिर चर्चा में है। अब जिला जेल में बंदियों के लिए दीवार के ऊपर से शराब से भरी बोतलें फेंकी गई। प्लास्टिक की दोनों बोतलें शराब से आधी भरी थी, जो प्लास्टिक की टेप से लिपटी हुई थी। अज्ञात जने ने जेल के बाहर से जेल परिसर में बोतलें फेंकी तो एक विचाराधीन बंदी उन्हें उठाकर ले जाने लगा। तभी ड्यूटी पर तैनात प्रहरी ने उस बंदी को दोनों बोतलें उठाकर ले जाते पकड़ लिया और शराब से भरी दोनों बोतलें जब्त कर ली। इस संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में बंदी व अन्य के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम व कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार जिला कारागृह के प्रहरी कुलदीप सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि मंगलवार सुबह करीब 7:15 बजे जिला कारागृह की सुरक्षा वार्ड में बाहर मेन वाल की तरफ से 2 प्लास्टिक की पारदर्शी बोतल प्लास्टिक टेप लिपटी हुई फेंकी गई। बोतलें आधी से अधिक भरी हुई थी। इसमें शराब से मिलते जुलते रंग का पदार्थ भरा हुआ था। सुरक्षा वार्ड में निरुद्ध विचाराधीन बंदी पवन पुत्र भागीरथ इन दोनों बोतलों को उठाकर ले जाने लगा। तभी सुरक्षा वार्ड के ड्यूटी प्रहरी राकेश कुमार मीणा ने बंदी पवन से प्लास्टिक की दोनों बोतलें जब्त कर मुख्य प्रहरी सतवीर सिंह व रूप सिंह मीणा को सौंप दी। पुलिस ने प्रहरी की रिपोर्ट पर बंदी पवन व अज्ञात के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम व कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक के तहत मामला दर्ज किया। जांच उप निरीक्षक विशु वर्मा को सौंपी गई। गौरतलब है कि पूर्व में भी दीवार के ऊपर से आपत्तिजनक सामग्री जेल में पहुंचाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसके चलते जिला कारागृह कई सालों से सुर्खियों में भी रहता आया है। कई जने जिला कारागृह में मोबाइल फोन सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री फेंकते मौके पर पकड़े भी जा चुके हैं। बावजूद इसकी कुछ समय के अंतराल में इस तरह के मामले सामने आते ही रहते हैं। प्रभारी जिला कारागृह के द्वारा एक प्रकरण दर्ज करवाया गया कि कल सुबह जो किसी व्यक्ति द्वारा बाहर से 2 बोतल जिसके अंदर शराब होना प्रतीत होता है वो जेल के अंदर थ्रो की गई और पवन कुमार मुलिम जो अंदर बंद है उसके द्वारा वो उठाई गई और उससे बरामद की गई। और इस रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया एक्साइज एक्ट में और प्लस 42 कारागार अधिनियम में और प्रकरण में तफ्तीश की जा रही है। जो बोतल है वो प्रथम दृष्टया उसमें शराब प्रतीत होती है, दोनों में उसको जब्त किया गया है और सैंपल लिए गए, आगे कार्रवाई की गई। जिला मुख्यालय पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण का वर्चुअली शिलान्यास गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। जंक्शन में बाईपास रोड पर 40 बीघा भूमि पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण को लेकर होने वाले पीएम के वर्चुअली शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर बुधवार को प्रशासन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा रहा। सुबह 11 बजे के आसपास वर्चुअली शिलान्यास कार्यक्रम होने की बात कही जा रही है। कार्यक्रम को लेकर बुधवार को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधिकारी इंटरनेट, विद्युत सहित अन्य व्यवस्थाओं में जुटे रहे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।